Hello friends, welcome to GS Vlog, unedited session of the GS Vlog. एक नई सेशन के साथ हम लोग इस सेशन में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखेंगे और डिस्कस करेंगे फ्रॉम बिगनिंग। मतलब हम लोग का जो मेन टारगेट है कि 1947 इवन 47 से लेके अभी तक के जो फॉरेन पॉलिसी है, हर एक गवर्नमेंट के टाइम में क्या क्या फॉरेन पॉलिसी रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम रहा है, उस टाइम हम लोग किस तरीके से डील किए थे और उस टाइम हमारी क्या प्रायोरिटी थे, उसके संदर्भ में उस चीज़ को देखेंगे और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे एज फार एज आवर नॉलेज। उसके अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक ये नए सेशन न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं और हम लोगों का एक इकॉनमी अपॉर्चुनिटी इन इंडिया सेशन चल रहा है, वो भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो उसको हम देखते ही रहेंगे जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे थे, जिसमें छोटे किसानों का जो प्रॉब्लम है उस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ को देख रहे थे। तो एक नई सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो अब 1947 के से लेकर नेहरू नेहरू का पीरियड जो है, नेहरू पीरियड में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही थी और क्या-क्या प्रॉब्लम था, उन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में बाँटते हैं, एक 1946 से लेके 55 तक। ये जो पीरियड है, इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ थे और वर्ल्ड का क्या रुख था, उस सब को हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद 1955 से लेके 1964 तक के पीरियड को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो वीडियो होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट या लेक्चर उस पे फ़ोकस करते हैं, रेदर कि हम यहाँ पे अच्छा विजुअल बनाएँ। वो एक मतलब फ़ोटो डालें, वीडियो बनाएँ, उसमें एनिमेशन ये सब चीज़, तो वो एक टाइम टेकिंग है और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो नहीं है, लेकिन हम जो फैक्ट है, जो हिस्ट्री है, उस चीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो 1946 से लेके 55 का जो पीरियड है, उस टाइम का जो पीरियड है, उसमें बहुत सारे घटनाएँ हुई थी। उसमें सबसे पहले एक घटना जो था, ये कि 1947 में इंडिया का फ्रीडम मिला और फ्रीडम के साथ-साथ हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेज़ आए, ठीक? और 1945 के बाद से ही वर्ल्ड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड 2 धड़े में बँटना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे लिए जो सबसे पहला चुनौती था भारत के पास, 46 से 55 के बीच तक का जो चुनौती था, वो था एक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब हम इसको आप बोलेंगे जो इसको क्या फॉरेन पॉलिसी में हमें इसको क्या ऐड करने की क्यों ज़रूरत है? तो इसको ऐड करना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखोगे तो ब्रिटिश जिस तरीके से ब्रिटिश का पॉलिसी था, उस पॉलिसी में तो वो सफल हुआ। उसका मेन था कि इंडिया को डिवाइड करना। तो इंडिया को रिलीजन के नाम पे डिवाइड किया, 2 पार्ट में बाँट दिया था, ठीक? उसके बाद जो इंडिया के यूनिफ़िकेशंस का प्रॉब्लम इसलिए था, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी रियासतें थी। 500 से ऊपर रियासत, 550 55-56 इतने रियासतें थे। उस रियासत को यूनिफ़ाई करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना, एक स्ट्रॉन्ग भारत बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब बोलेंगे इट इज़ अ इंटरनल मैटर, नो नो डाउट ये इंटरनल मैटर है, लेकिन ब्रिटिश एक फॉरेन पावर था और उसका एक इंटरेस्ट था और उसका रिलेशन था वो रियासतों के साथ। तो ब्रिटेन ये चाहता था, पहला उनका ये गोल था कि जो भाई हम इंडिया को इस तरीके से डिवाइड करें कि रिलीजन के नाम पे देश का डिवीज़न हो जाए और उसके बाद हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहे, कोई हमारा यहाँ पे एक सहायक सहयोगी रहे, जो एशिया के अंदर हमारा इंटरेस्ट, साउथ एशिया के अंदर हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो जिसमें कि ब्रिटिश बहुत हद तक सफल हुआ, जिसमें उसने इंडिया को डिवाइड कर दिया। यदि इसको हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इंडियन कांग्रेस का भी बहुत सारा इसमें फॉल्ट है। तो हम उस हिस्ट्री में नहीं जाएँगे कि हमारे जो नेहरू थे या सरदार पटेल का जो टाइम था, उस पीरियड में हम लोगों ने क्यों इंडिया को डिवाइड कर लिया और ब्रिटिश का जो फॉरेन पावर का जो एक इंटेंशन था, वो पूरी तरीके से सफल हुआ।
तो उसमें नहीं जाएँगे, तो वो तो ब्रिटिश का पहला इंटरेस्ट सफल हो गया। दूसरा जो इंटरेस्ट था ब्रिटेन का, ये था कि जो भाई यहाँ का जो देशी रियासत है, उसके साथ हमारा एक रिलेशन बना रहे, और देशी रियासत जो भी है, उस रियासत को इंडिया के साथ यूनिफ़ाई नहीं होने दिया जाए। और उस हम यूनिफ़ाई नहीं होने देंगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारा पॉकेट बन जाएगा, और वो पॉकेट जो होगा वो ऑलवेज़ हमारे इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक? और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री साउथ एशिया के अंदर नहीं रहेगा, तो हमारा दबदबा बना रहेगा। तो ये एक ये ब्रिटिश का दूसरा इंटरेस्ट था। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये देखेंगे, तो भारत के लिए एक चैलेंज, जो उस टाइम का जो लीडरशिप था उसके लिए चैलेंज ये था कि जो भाई हमको इंडिया को यूनिफाई करना है। और दूसरा जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे, या जो इंडियन स्टेट्समैन थे, उनके लिए ये दूसरा चैलेंज था कि जो भाई भारत को डिकोलोनाइज तो हम कर लिए, लेकिन वर्ल्ड में यदि डिकोलोनाइजेशंस नहीं आएगा तो भारत सिंगल डिकोलोनाइज कंट्री कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंडियन जो लीडरशिप थे वो वर्ल्ड डिकोलोनाइजेशंस को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे जो भाई हम डिकोलोनाइज हो गए, हम स्वतंत्र हो गए तो बस हो गया। अब हमें अपने इंटरेस्ट पे काम करना है, और हम किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएँ और फिर इंडिया के इंटरेस्ट में काम हो। वहाँ के उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर था उनका ये सोचना था जो भाई हम डिकोलोनाइज हो गए, अदर कंट्री को जब डिकोलोनाइज करेंगे तो तभी जाके हमारा इंटरेस्ट होगा, मतलब सफल होगा। समझ गए? तो ये सब उस टाइम का प्रॉब्लम था। तो हम जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उस पे हम देखते हैं कि किस तरीके से उस टाइम जो हमारे रियासत थे, बहुत सारे रियासत थे, वो अपने आप को इंडिया के साथ यूनिफाई करना नहीं चाहते थे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने ये एक पारामाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश सरकार का। जैसे इस देश को स्वतंत्र हुआ तो उसने पारामाउंटेंसी को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन रियासतों को अपने स्वतंत्र अस्तित्व, उसका जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था, उसको कभी खारिज करने की कोशिश नहीं की। तो इससे ये था कि बहुत सारा रियासत, जैसे कि आप हैदराबाद देखोगे, बड़ौदा देखोगे, त्रावणकोर देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर, भोपाल, जोधपुर, जैसलमेर, इस तरह का जो रियासत, बड़ा-बड़ा रियासत था, वो उसको एक स्वतंत्र अस्तित्व देने और उसको एक ये मतलब यूनिट की तरह ट्रीट करने में ब्रिटिश का इंटरेस्ट था। जो भाई ये अपना स्वतंत्र रहेगा, इंडिया के अंदर यूनिफ़ाई नहीं करेगा, तो ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और हम यहाँ पे अपना बनाए रखेंगे, अपना आधिपत्य बनाए रहेगा। तो इंडिया के अंदर फ़ॉरेन पॉलिसी में ये था जो भाई किस तरीके से हम अपने इंडिया को, इसको हम प्रोटेक्ट करें। दूसरा, पाकिस्तान के फ्रंट पे देखते हैं तो पाकिस्तान ये सोचता था जो भाई हमारे पास तो ज्योग्राफिकली एरिया बहुत कम है, लेकिन यदि इस रियासत, ये रियासत, जैसे कि मान लीजिए आप इंदौर हो गया, तो उसके बाद हैदराबाद निजाम हो गया, बड़ौदा, मतलब ये जूनागढ़ हो गया, ये सब रियासत जो है वो स्वतंत्र रहेगा या इंडिया के, पाकिस्तान के में इसमें मिल जाएगा, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एज होगा और इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन बन पाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक तो ब्रिटेन के साथ तो उसको मतलब कोलैब करके उसके साथ अलाइन करके, जो भाई जो हमारे रियासत का जो मैटर है उसमें तुम अपना इंटरेस्ट मत देखो। दूसरा, पाकिस्तान को काउंटर करना, ये चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम का। क्योंकि हमारे देश का उस टाइम यूनिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी था, जब हम यूनिफ़ाई करेंगे तभी हम अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँगे, ठीक? समझ गए? सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँगे और कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएँगे। तो एक रियासत वाला मामला को हम फॉरेन पॉलिसी से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा रियासत का यूनिफ़िकेशन कहीं न कहीं ब्रिटेन के एक अगेंस्ट हो रहा था। ब्रिटेन और वेस्ट का एक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा था, क्योंकि वेस्ट कमज़ोर हिंदुस्तान ब्रिटेन के लिए और वेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एशिया के अंदर उसका जिस तरीके से मिडल ईस्ट या अरेबियन कंट्री में जिस तरीके से उसका डोमिनेंस रहा है स्टार्टिंग में, उसी तरीके से ये भी चाहता था जो भाई यहाँ पर मेरा डोमिनेंस बना रहे, ठीक? क्योंकि उसे इसको भी काउंटर करना था, क्या कह सकते हैं, कम्युनिस्ट को भी काउंटर करना था, इस वजह से वो ये चीज़ चाहता था। तो इंडिया इसके लिए
एक फ्रंट पे काम कर रहा था। ये फ्रंट क्या था, इंडिया इन वेस्ट के अगेंस्ट डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया, जो भाई वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, सभी कंट्री को करना, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक। दूसरा जो इंडिया का जो इसका काउंटर था ये कि भाई हम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ कोलैब नहीं करेंगे, मतलब कोलैब इन द सेंस हम किसी भी कंट्री के गुट में नहीं जाएंगे, वी आर द नॉन अलाइनमेंट कंट्री, हम एक नॉन अलाइनमेंट का एक बनाएंगे। अच्छा, हम उसको हम आगे देखेंगे नॉन अलाइनमेंट को कैसे आगे प्रमोट किया गया। इस संदर्भ में अभी यदि देखेंगे, इस संदर्भ में 1947 में भारत में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसका मेन पर्पस ये था, जो भाई डिकोलोनाइज वाला जो कंट्री है उसको हम एक साथ लेके आए और उसमें एक कंसेंसस बिल्ड करें, जो भाई हम अपने वॉइस को स्ट्रॉन्ग करें और इन वर्ल्ड में जो गुट बन चुका है, एक ब्लॉक बन चुका है, उस ब्लॉक से बाहर निकले और हम अपने डेवलपमेंट पे काम करें, और जहाँ पे हमारा यहाँ हम लोगों का इंटरेस्ट होगा उसके साथ हम अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे, हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। ये एक 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था इंडिया में, ठीक है। इसी संदर्भ में देखेंगे कि जो भारत जो था वो यूएनओ में जाके जो अफ्रीका को इस डीकोलोनाइज को प्रोटेक्ट डीकोलोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, या मतलब बढ़ाने के लिए, या जो उसका जो पॉइंट था, उनका जो बात था, उनको रखने के लिए इंडिया ने यूएनओ में जाके जो अपार्थाइड है, रंग भेद वाला सिस्टम है, इस सब को विरोध किया था। फिर चाइनीज को सपोर्ट भी इंडिया बहुत फ्रंट पे किया था। भारत एक ऐसा देश था जो चीन को सबसे पहला एक रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्री में आता है, तो भारत ही सबसे ऐसा देश था जो चीन को रिकॉग्नाइज करा, जब कुमिंतांग को हरा दिया गया और चीन एक गणराज्य बना, चीन एक रिपब्लिक बना, तो चीन के जोरदार ढंग से भारत ने यूएनओ में सपोर्ट किया था, समझ गए। जब हम 46 से लेके 55 के बीच हमारे फॉरेन पॉलिसी का जो तीसरी प्रॉब्लम यदि हम देखें, दो प्रॉब्लम तो देख लिए, एक तो इंडिया को यूनिफिकेशन करना, दूसरा एक डिकोलोनाइजेशन वाले कंट्री को हमको आगे ले जाना था। एक तीसरा प्रॉब्लम यदि देखते हैं तो जो ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें एफडीआर जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसका टाइम खत्म हो गया था, और हैरी ट्रूमैन आया था इधर। कैपिटलिस्ट क्लास में हैरी ट्रूमैन यूएसए का प्रेसिडेंट था, और दूसरा स्टालिन आ गया था यूएसएसआर का। तो इन दोनों के बीच में चल ही रहा था प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच में मतलब आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे चल ही रहा था। तो इस दोनों के बीच में एक पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस जो था वो 1946 के अप्रॉक्स हुआ था। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, समझ गए। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में ये था कि इसमें जो बात निकल के आई, मेन बात यही था कि भाई जर्मनी को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, चार पार्ट में। तो वन पार्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस, सेकंड पार्ट इज यूके, थर्ड फ्रांस, और चौथा यूएसएसआर। चार पार्ट में जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। दूसरा जो था कि पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में नाजी पार्टी है उसको बंद करो, बैन ऑन द नाजी पार्टी को बंद करो, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी को डीमिलिटराइज करो, और रीड्राइंग ऑफ द, तीसरा जो पॉइंट था, रीड्राइंग ऑफ द यूरोपियन बाउंड्री। क्योंकि 1945 के बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, तो भाई यूरोप के बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाना चाहिए। और ये था कि जापान का अल्टीमेटम टू जापान डिमांडिंग अनकंडीशनल सरेंडर, जापान को रोकना, जापान से अनकंडीशनल सरेंडर करवाना। तो ये था पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिकन और यूएसएसआर, इन दोनों का क्या इंटेंशन है वो डिक्लेयर हो गया था। अब देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये था कि जो भाई हमें अपने देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें एक अपना एक अलग आइडियोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, तो जो कि अलग आइडियोलॉजी को हम वर्ल्ड को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए इंडिया ने गुटनिरपेक्ष को लेके आया था, ठीक है। भारत ने गुटनिरपेक्ष को आगे बढ़ाया। तो यहाँ तक हम डिस्कस किए हैं, और हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। डिटेल्स में यदि देखोगे तो भारत को यदि हम चीन के साथ यदि हम देखें, उस टाइम का रिलेशन जो था, भारत
ये चाहता था कि भाई ये एशिया के अंदर एक एक ऐसा वॉइस बने, एक ऐसा वॉइस बने जो हम ये वर्ल्ड को दिखाए कि हम वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशंस के सपोर्टर हैं, और वर्ल्ड में जो डेवलपिंग मतलब जो अभी डीकोलोनाइज कंट्री है उसके वॉइस को हम लोग आगे ले जाने वाले हैं, और डीकोलोनाइज कंट्री जो है वो अपना एक गुट रखेगा और अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ये डीकोलोनाइज कंट्री वो किसी भी गुट में जाके शामिल नहीं होगा। तो इंडिया चाहता था जो भाई डिकोलोनाइज कंट्री में यदि चाइना भी हमारे साथ आ जाएगा तो हम ये हमारा वॉइस जो है डिकोलोनाइजेशन का या नॉन अलाइनमेंट का, ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांग वॉइस होगा। और हम वेस्ट की जो एक ब्लॉकलाइजेशन है, जो ब्लॉक वाली पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम उसको काउंटर एक तरीके से कर सकते हैं, और उसके इन्फ्लुएंस में हम नहीं आएंगे। तो इस संदर्भ में इंडिया ने चीन के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट किया था। इसी संदर्भ में इंडिया ने सबसे पहले चीन के अंदर जो वहाँ के गवर्नमेंट बना था, जो रिवोल्यूशन आया था, गवर्नमेंट बना था, तो इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक। तीसरा ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था, 1948 में आप देखोगे जिन्ना मर गया, और उसके बाद 52 में देखोगे जो लियाकत अली खान था उसकी डेथ हो गया, मतलब हत्या कर दी गई 52 में। उसके बाद पाकिस्तान का जो एक नज़रिया था, पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी थी, जो जिन्ना ने जिस पॉलिसी पे पाकिस्तान को बनाया था, उसमें बहुत एक रेडिकल चेंज आया। और पाकिस्तान चाहता था वो कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है, वहाँ का जो मतलब इकोनॉमिक है, जो रिसोर्स है, वो पर्टिकुलर सेक्शन का उस पे कंट्रोल बढ़ता गया, और पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या इंडिया के साथ हेटर्ड स्टार्ट हो गया। और पाकिस्तान हमेशा ये चाहता था तो भाई किसी तरीके से हम अपने एरिया को बढ़ाए, और उसका मेन ये इंटरेस्ट था कि जो भाई कश्मीर के इशू को, कश्मीर को हम अपना पार्ट बनाए और इंडिया को कमज़ोर करें। उसके लिए वो चाहता था कि भाई हम जैसे कि जूनागढ़ है, फिर उसके बाद ये है, आप कह सकते हैं निज़ाम है, इसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो, इसको हम इंडिया के साथ यूनिफाई नहीं होने दें। ये पाकिस्तान का उस टाइम का मोटिव था। और इस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को हेल्प चाहिए था, वेस्ट किसी का हेल्प चाहिए था, तो वो हेल्प लेने लेने के लिए वेस्ट की तरफ गया। क्योंकि इंडिया के साथ अब ये था कि इंडियन जो उस टाइम के लीडरशिप थे, वो किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहते थे। और वेस्ट का ये था जो भाई हमारा कोई सपोर्टर यहाँ पे हो, वो कोई सपोर्टर जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में ना जाए, वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ रहे। तो वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन हो गया, जो भाई पाकिस्तान हमारे साथ आएगा तो बढ़िया बात है। तो इसी संदर्भ में पाकिस्तान के साथ यूएस का 1954 में देखोगे एक डिफेंस एग्रीमेंट होता है, डिफेंस एग्रीमेंट होता है 54 में। और इसी संदर्भ में आप देखोगे कि पाकिस्तान जो था, बगदाद पैक्ट जिसको बोलते हैं, जो नेटो का ही विस्तार रूप था, इधर सेंट्रल एशिया की तरफ और इधर एशिया की तरफ बगदाद पैक्ट, उसमें पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया। समझ गए? पाकिस्तान जो शामिल हुआ, पाकिस्तान के शामिल होने का मेन ये था कि जो भाई उसे कश्मीर को अपने अंदर लेना है। पाकिस्तान का ये था कि भाई यदि हैदराबाद और इधर जूनागढ़ या जो इंदौर है, ये सब पाकिस्तान, या भोपाल है, या बीकानेर है, जैसलमेर है, ये जितने भी रियासत है, वो यदि हमें प्राप्त नहीं होता है, तो कम से कम हम कश्मीर को अपने अंदर ले। और कश्मीर को पाकिस्तान हथियाने के लिए वो चाहता था कि इसके इसके लिए हमें वेस्ट सपोर्ट करे। क्योंकि यूएनओ में देखेंगे तो वेस्ट का डोमिनेंस था, वर्ल्ड में उस टाइम वेस्ट का ही डोमिनेंस डोमिनेंस था। तो वो चाहता था जो ब्रिटेन और यूएसए जो है वो हमारा हेल्प करे। तो इसीलिए पाकिस्तान बगदाद पैक्ट में जाके भी उससे किया। और 1954 में देखेंगे तो आप यूएसए के साथ भी उसका एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया इधर क्या कर रहा था, इंडिया अपना एक एक तो नॉन अलाइनमेंट दिया, क्योंकि इंडिया का ये था जो भाई हम इधर डिकोलोनाइज वाले कंट्री को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए उसको चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश किया, जो हम हमारा वॉइस एक स्ट्रांग हो, जो कि 1962 में हम आगे जाके देखेंगे जो किस तरह से बैकफायर कर गया था, और किस तरीके से वो काम हुआ था। देखिए, तो हाँ, अब देखेंगे
कि भारत और चीन के बीच में जो चियांग काई शेक के बीच संपर्क स्थापित हुआ, चियांग काई की मौत हो गया। नेहरू जो थे एशिया पुनरुत्थान तथा भारत चीन के बीच के सहयोग को आधार बना के अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 1949 से लेके 54 के बीच में ये एक पीरियड चला। उसमें हिंदी चीनी भाई-भाई 1954 में देखोगे तो चीन के दौरे पे भी गए थे, ठीक है? ये था। तो नेहरू जी और चियांग एंड लाई के बीच में जो बात हुई थी वो शांतिपूर्ण भाई जो पीसफुल रहेंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पंचशील सिद्धांत बना था उस टाइम 1949 से लेकर 54 का जो ये पीरियड था, समझ गए? तो इंडिया का उस टाइम आप इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब इंटरनल जो यूनिफिकेशन है और ये फॉरेन पॉलिसी को सेपरेटली देख सकते हैं। वो एक दोनों जुड़ा हुआ था। एक तो रियासत को लेके था, समझ गए? ये तो पंचशील सिद्धांत लेके आया था। लेकिन इसी बीच में आप यदि देखोगे कि चाइनीज़ का जो मेंटालिटी था, चाइनीज़ नहीं चाहता था कि भाई, क्योंकि चाइनीज़ की आइडियोलॉजी तो कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी पे चाइनीज़ का मतलब हुआ था 1954, मतलब स्वतंत्र हुआ था 1948 के टाइम में। तो चाइनीज़ ये चाहता था जो भाई एशिया के अंदर मैं बहुत बड़ा कंट्री हूँ और मेरा डोमिनेंस होना चाहिए, नॉट ये इंडिया। और दूसरा चीज़ ये था कि उस टाइम वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड था, ठीक? तो वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड था तो वेस्ट कम्युनिस्ट को बहुत हेट करता था, ठीक? और इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री था नहीं। इंडिया चलो ठीक है, जो भाई वेस्ट के ब्लॉक में नहीं गया था, लेकिन इंडिया तो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। तो वेस्ट जो था चाइनीज़ को तो कतई नहीं पसंद करेगा, ठीक? तो इंडिया का प्रेफ़रेंस बढ़ता जा रहा था। हालाँकि इंडिया ब्लॉक में नहीं गया था, लेकिन यदि आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो इंडिया का कद बहुत ऊँचा था उस टाइम में। क्योंकि इंडिया एक फ्रंट पे ये भी कर रहा था कि डीकोलोनाइज़ और जो अफ्रीकन कंट्री था, जैसे कि उसके रंग-भेद के मुद्दे को उठाना यूएनओ में जाके, तो इंडिया का कद एक वर्ल्ड लेवल पे बड़ा बनता जा रहा था। जैसे कि आगे आप देखोगे, जैसे कि जो इधर जो कोरियन वॉर हुआ था उसमें इंडिया का रोल देखोगे, ठीक? ये सब चीज़ देखोगे, या इधर जो है ये इंडो चाइना है, इंडो ची वाला पार्ट है जिसमें से फ्रांस को हटाया, उसमें इंडिया का रोल देखोगे। तो चाइनीज़ को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो 1954 में जाके चाइनीज़ ने फिर क्या किया था, जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया था तो इंडिया ने उस पे चुप्पी साधी थी, ठीक है? 1955 में क्या हो गया, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। जहाँ बांडुंग सम्मेलन जिसको भी बोलते हैं, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक तरीके से बेस पिलर कह सकते हैं। इस टाइम एक घटना ये हुआ 1955 में, ये घटना कि वेस्ट चाहता था कि जो भाई ये एशिया, रसिया मतलब चाइनीज और इंडिया जो एक साथ आ रहा है, इस नॉन अलाइनमेंट को बढ़ा के आगे ले जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल होगा हमें कम्युनिस्ट को काउंटर करने में। तो वो चाहता था जो भाई इस दोनों के बीच में हम खाई पैदा कर दें। तो उसके लिए चियांग काई जो था वो एक फ्लाइट लेने वाला था, फ्लाइट से आ जाने वाला था। तो चाहता था वेस्ट की इस फ्लाइट को यदि हम मतलब उस इस जहाज को यदि गिरा दे और इंडिया पे इल्ज़ाम डाल दे जो इंडिया ने इसको किया है, क्योंकि 54 में तिब्बत को एनेक्स कर लिया था ये चाइनीज़ ने। तो इंडिया, हालाँकि इंडिया उसको अगेंस्ट नहीं गया था, लेकिन इंडिया इस चीज़ को समझ गया था कि चाइनीज़ को जो हमने आँका है वो गलत आँका है, तो इंडिया के मन में ये हो गया था। तो बोला था कि हम यदि इसको गिरा देंगे, तो डायरेक्ट इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम जाएगा और इन दोनों के बीच में रिलेशन खत्म होगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ये धारा बहने वाला है वर्ल्ड में, वो होगा नहीं। तो जब नॉन अलाइनमेंट चलेगा नहीं, एक तीसरा गुट बनेगा नहीं, तो जो भी डीकोलोनाइज़ कंट्री है वो हमारे गुट में आ जाएँगे, ठीक? तो ये था। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, ये बात पता चल गई तो फिर दूसरे विमान के थ्रू जो वो पहुँचा था चियांग काई। चियांग काई जो बांडुंग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें एक चीज़ देखा गया कि जो नेहरू का जो कद था, वो चियांग काई के कद से बहुत आगे था, ऊँचा था, बड़ा था। तो उस वो चीज़ चियांग काई या चाइनीज़ को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि जो भाई ये कैसे हो सकता है। तो वो चलो ठीक है, बांडुंग में हुआ, नॉन अलाइनमेंट हुआ, लेकिन वो उस चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, समझ गए? तो यहाँ तक का ये बात है, ठीक? अब यदि देखोगे तो
भारत और पाकिस्तान के बीच का जो प्रॉब्लम है, हम उसको हम देखते हैं और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब देखिए 1948 के टाइम में क्या हुआ कि कश्मीर के इशू को लेकर जो वहाँ के राजा हरि सिंह थे भारत उस रियासत का, वो उनका पहले ये था कि जो भाई अ, अ, कि मतलब हम स्वतंत्र रहें, क्या करें ना करें, एक डायलेमा वाला सिचुएशन था। दूसरा, कश्मीर के अंदर एक शेख अब्दुल्ला जो था, उसका अपना एक चल रहा था, वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर मान ही रहा था, ठीक। तीसरा ये था पाकिस्तान वहाँ पे कबायली भेष में, कबीला के भेष में अपना आर्मी को भेज दिया था, समझ गए? अपना आर्मी को भेज दिया था कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के बहुत पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, कश्मीर को अपने अंदर करने के लिए। इंडिया ने फिर क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने जाके फिर वहाँ के हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया, तब जाके इंडिया ने उसको काउंटर किया, ठीक। इंडिया ने काउंटर किया, पाकिस्तान को रोका, वहाँ पे उसके मिलिट्री एक्शन को रोका गया, ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर जो था इंडिया के पार्ट हो गया था, एनेक्स हो गया था। प्रश्न ये उठता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन ये हुआ कि जो इंडियन लीडरशिप था, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए इस टाइम तक कि जो भाई यूएनओ एक फेयर नहीं है, यूएनओ फेयर कभी नहीं करेगा। यूएनओ में इस मुद्दे को लेकर चले गए, और यूएनओ में जैसे ही मुद्दे लेकर चले गए, तो अमेरिकन और ब्रिटेन के पास में ये एक चांस था कि जो भाई हम पाकिस्तान को एक तरीके से सेटिस्फाई कर देते यहाँ पे कुछ ऐसा करके, जिससे पाकिस्तान मेरा एक साथी बना रहेगा, और इधर जो एक अलाइन बन रहा है, इधर चाइनीज और पाकिस्तान, चीन, भारत या डीकोलोनाइज कंट्री का एक अपना गुट बन रहा है, उसको हम काउंटर करें। तो जैसे यूएनओ में गया ये मुद्दा, तो यूएनओ ने अपना एक कमीशन भेजा यहाँ पे इंडिया के अंदर, और कमीशन भेजने के बाद ये हुआ कि पहले भाई जो पाकिस्तान है वो अपने मिलिट्री को बाहर ले जाए, फिर उसके बाद जाके यहाँ पे जनमत संग्रह होगा, फिर देखा जाएगा क्या ये होने वाला है। तो ये चीज़ कभी हुआ नहीं, तो इंडिया का बहुत बड़ा मतलब इससे बहुत बड़ा मोह भंग हुआ कि जो भाई आपके पास तो हम इसके लिए गए कि जो इसने हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है, जो एक्सटर्न जो पाकिस्तान ने बदमाशी की है यहाँ पे, इसको आप बाहर करते हैं, आप यूएन वो करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? तो इंडिया का वो वहाँ पे बहुत बड़ा मोह भंग हुआ था वेस्ट से, समझ गए? तो वेस्ट से ये मोह भंग का स्थिति 1940 48 49 के बीच का पीरियड यहाँ पे चल रहा था। इस संदर्भ में एक घटना भी है, जो वहाँ पे ब्रिटिश प्रतिनिधि था नोएल बेकर, यूएनओ में। उस टाइम इंडिया के प्रतिनिधि थे जो थे, वो गोपाल स्वामी अयंगर थे, तो उन्होंने इस बात की आपत्ति भी जताई, जो जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट किया, इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर किया है, वो अच्छा नहीं है, इंडिया इस चीज़ को लाइक नहीं करता है, ठीक। देखिए, तो अब कश्मीर के मुद्दे पे हम जब आते हैं, कश्मीर के मुद्दे पे जब ये चीज़ हो गया, इधर जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे, शेख अब्दुल्ला, उनका जो सुर था, पहले पहले का सुर ये था जो भाई हम इंडिया के साथ मिलेंगे। लेकिन वो उन्होंने अपना सुर धीरे-धीरे बदलना स्टार्ट किया, जब यूएनओ का इधर इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यूएनओ या वेस्ट को ये था जो भाई पाकिस्तान को किसी तरीके से हम मनाए, पाकिस्तान को अपने साथ रखें, तो उन्होंने क्या किया, शेख अब्दुल्ला को माइंड वॉश करना स्टार्ट किया, और शेख अब्दुल्ला को ये हसीन सपने दिखाने लगे कि तुम इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तुम स्वतंत्र हो जाओ, ये। तो शेख अब्दुल्ला का भी जो उनका स्वर था, सुर था, वो बदलने लगा, और उन्होंने ये कहा कि जब भाई न तो हम या तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, या हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे इंडिया के साथ। वो थोड़ा सा ना नकर करने लगे, जो भाई हम अब कहाँ इंडिया के साथ, ये चीज़ भारत सरकार ने इसका एक्शन लिया, और शेख अब्दुल्ला के इसके जो रिpercussion है वो झेलना पड़ा, 10 साल तक वो बहुत समय तक जेलों के अंदर बंद रहे। तो ये सब जो था आपका उस टाइम के कश्मीर का इशू को लेकर था। नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के विभाजन पर तो अपना सहमति दी। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल था, उसमें जूनागढ़ रियासत तथा कश्मीर के संबंध में जो आयोग बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव लेके आया गया था। ऐसे मुद्दे पे भी छोड़िए, हटे उस टाइम की बात को हटाते हैं, फिर ये हो गया आपका वो। अब यदि हम आगे बढ़ें, तो शेख अब्दुल्ला वाला मैटर तो देख लिए, शेख अब्दुल्ला का क्या मैटर था वो। अब देखिए,
भारत जो यूएनओ के बारे में हम भी देख लिए कि भाई यूएनओ में किस तरीके से ये चल रहा था। हाँ, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ जो मेन पॉइंट ये उठता है कि उस टाइम वेस्ट जो था वो इंडिया को ये क्योंकि वेस्ट चाइनीज़ को देखना नहीं चाहता था, समझ गए? तो इंडिया को चाहता था कि जो भाई इंडिया को हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बना दें, तो उससे क्या होगा कि एशिया के अंदर हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहेगा क्योंकि जो रशिया चाइनीज़ था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो वो नहीं चाहता था कम्युनिस्ट को तो हेट करता था वेस्ट। तो लेकिन इंडिया बोला कि जो भाई यदि हम सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बन गए परमानेंट तो चाइनीज़ के साथ हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कहते हैं, हिस्टोरिकल ब्लंडर कहते हैं वो चाइनीज़ के साथ ये अपना अच्छा रिलेशन बनाने के लिए और हाँ, ये डीकोलोनाइज कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड में एक नया ब्लॉक बनाने के लिए इसको लेकर हमने उस चीज़ को त्याग दिए, हम नहीं बने और उस जगह पे 1962 में देख ही सकते हैं कि जो हमारे साथ चाइनीज़ के साथ हमारा रिलेशन कैसा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर कह सकते हैं। 1949 में आप देखोगे तो नेहरू नेहरू जी वाशिंगटन भी गए थे, तो उस टाइम भी कुछ हुआ नहीं उस टाइम, समझ गए? यदि आप रूस के साथ यदि देखोगे यूएसएसआर के साथ जो रिलेशन देखोगे तो स्टालिन के टाइम तक इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन कोई बहुत अच्छा नहीं था। यूएसएसआर इंडिया के साथ इंडिया की आइडियोलॉजी या इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप पे वो स्टालिन भरोसा नहीं करता था और कोई नहीं था। स्टालिन के बाद जब देखोगे तो निकिता क्रुश्चेव आता है और बुल्गारिन। इस निकिता क्रुश्चेव के टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन इंडिया का यूएसएसआर के साथ रिलेशन अच्छा होना स्टार्ट हुआ। तो हाँ, हाँ, ये चीज़ है। भारत का उस टाइम का प्रॉब्लम ये था कि भारत की जो इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हमारे ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा था, रसिया ब्रिटेन के ऊपर था, अमेरिकन के साथ भी हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी। तो हम चाहते थे कि भाई हमें इससे भी हेल्प मिलता रहे, लेकिन ब्रिटेन या यूएसए उतना लाइक नहीं करता था उस टाइम क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजी था उस टाइम वो एक अलग टाइप का एक भिन्न किस्म का आइडियोलॉजी था और हम अपने आप को उस टाइम एक न्यूट्रल कंट्री बनाने के दिशा में काम कर रहे थे। यदि आप देखोगे अभी प्रेजेंट का फॉरेन पॉलिसी देखोगे, यदि उसका बेस देखोगे तो ऑब्वियस सही है कि हमारा बेस उस टाइप से तैयार हो गया कि अभी जैसे कोई नॉन बात होता है हम अपने आप के पॉलिसी को दिखाते हैं जो भाई हम किसी भी गुट में नहीं है ना, तो हम अमेरिकन के साथ है ना हम रशियन के साथ है। यूक्रेन के मुद्दे पे हमारा पॉलिसी अलग है, हमारा पॉलिसी अपना एक न्यूट्रल पॉलिसी है, ना तो हम इसराइल के साथ हैं ना तो हम ईरान के साथ हैं, हम एक न्यूट्रल पॉलिसी पे काम करते हैं। तो यदि इसका बेस देखोगे तो ऑब्वियसली कि 1946 के बाद से ही आपका ये बेस नॉन अलाइनमेंट का बेस क्रिएट हुआ, बना वो बेस जो कि आज अपने फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट को आप बहुत टाइम तक यूज करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस बलिदान पे? सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के बलिदान पे, उस टाइम के डेवलपमेंट के बलिदान पे। आप देख सकते हैं चाइनीज़ को गलत आँकने का बलिदान। तो ये सब चीज़ आपका वो रहा। तो ये उस टाइम का आपका फॉरेन पॉलिसी मेरा फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ आप यदि देखोगे तो उस टाइम इंडिया ने किस तरीके से अपना न्यूट्रल पॉलिसी दिखाया है। जैसे कि जब जब कोरियन क्राइसिस हुआ था तो कोरियन क्राइसिस पे इंडिया को चाइनीज़ का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भाई हम इंडो चाइनी भाई वाले सिचुएशन बात कर रहे थे, ठीक। लेकिन इंडिया ने चाइनीज़ को ना तो क्योंकि चाइनीज़ नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरियन को। तो हम कम्युनिस्ट वाले ब्लॉक को ना तो सपोर्ट किए ना तो हम वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट किए, हम एक न्यूट्रल स्टैंड रखे। इवन वहाँ के जो कमीशंस बहुत वो न्यूट्रल पॉलिसी हम रखे थे क्योंकि चाइनीज़ के साथ हमारा वो रिलेशन वो हो गया था क्योंकि 1954 में चाइनीज़ ने क्या किया, तिब्बत को एनेक्स करने की कोशिश की थी, ठीक। और एनेक्स करने की कोशिश की थी तो और चाइनीज़ का सुर भी बदलने लगा था। चाइनीज़ ने उस टाइम क्या किया था, जो हमारे बहुत सारे पार्ट को अपने जो मैप है उसमें दिखा दिया था। तो इंडियन जो लीडरशिप थे तो वो उस टाइम इस बात को समझ गए कि चाइना के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए धीरे-धीरे। तो इंडिया ने कभी चाइनीज़ को भी उस टाइम इसमें नहीं साथ दिया था। मतलब क्योंकि चाइनीज़, यूएसएसआर ये सब मिलके नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा चीज़ देखोगे तो इधर जो आपका इंडो चाइना वाला है, इंडो चाइना वाला रीजन है जिसको कंबोडिया, वियतनाम और ये लाओस, ये सब जो रीजन है ये फ्रांस का कॉलोनी था, ठीक? तो इसमें फ्रांस का कॉलोनी था, तो इस कॉलोनी डीकोलोनाइज़ेशंस में और फिर उसके बाद एक कमीशन बना था यूएनओ का, तो उस कमीशन में इंडिया
इंडिया को मेंबरशिप, इंडिया वहाँ पे एक एक तरीके से देखभाल करने के लिए वो बनाया गया था, क्योंकि इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड था, इसलिए तो आप ये जनरल थिमैया जो आपका थे वो बने थे, पीएन हक्सन उनके एक पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ये 1954-1955 के पीरियड का टाइम है, जिसमें इंडो चाइना में से फ्रांस को हटाया गया, समझ गए। तो इस टाइम इंडिया को वहाँ पे एक ऑब्जर्वर दिया गया, जो भाई तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में। तो इंडिया ने वहाँ पे एक न्यूट्रलिटी को दिखाया, समझ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि 1946 लेके 55 तक का जो आपका फॉरेन पॉलिसी है, तो हमने कोशिश की कि आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की। यदि आप इसमें देखोगे ना, तो आप इंडिया को यूनिफिकेशन को, इसको पाकिस्तान और वेस्ट के साथ आप उसको अलाइन करके देखोगे। दूसरा फ्रंट पे आप देखोगे जो भाई इंडिया ने किस तरह से डिकोलोनाइजेशन और एफ्रो एशियंस अफ्रीकन इसको आगे बढ़ाने के लिए किया। इंडिया ने किस तरह से चाइनीज के साथ अपना रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और चाइनीज को किस तरीके से गलत आका गया। इंडिया के साथ यूएसएसआर उतना अच्छा रिलेशन उस टाइम नहीं था। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की है। तो जो उस दोनों के बीच में चल रहा था वो इंडिया का क्या स्टैंड रहा कोरियन वॉर में, इंडिया का क्या स्टैंड रहा इंडो चाइना के डिकोलोनाइजेशन के टाइम में, समझ गए। तो ये 1946 से लेके 55 तक का आपका फॉरेन पॉलिसी का एक छोटा सा बैकग्राउंड है। और हम कोशिश करेंगे और क्लियरिटी के साथ, ये एक फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है इसमें बहुत कुछ क्लियर आपको क्लियरिटी नहीं मिली होगी, लेकिन हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे इसको और क्लियरिटी के साथ लेके आए। फिर हम नेक्स्ट में 56 से 64 तक का जो नेहरूवियन पीरियड है, उसमें फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दिस new series. Thank you.